ओके, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। हमारा टॉपिक जो है वो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने कल हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 5 के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ा था, जहां पे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग ये जानते हैं कि आप इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 है आपका, इस चैप्टर नंबर 5 में ये पढ़ने वाले हैं कि गति क्यों होती है। मतलब आप इस पूरे चैप्टर में फोकस करने वाले हैं कॉज ऑफ मोशन पर। तो ये बहुत ज्यादा खास चीज है क्योंकि हमने अभी तक ऐसा किया नहीं है। हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा और दोनों चैप्टर्स के अंदर ही हम ये पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से मोशन होता है, मतलब मोशन कैसे होता है, हाउ। ये हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में। बट मोशन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्या है कि एक वस्तु चलती है, ऐसा क्या है कि एक वस्तु रुक जाती है। समझ रहे हैं बात को? तो कॉज ऑफ मोशन अर्थात गति का कारण, मतलब गति क्यों होती है, व्हाई, ये हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी ये एपिसोड नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है, तो मैं आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 1 जो है ना उसको किसी भी हालत में देख के रखें। बिकॉज अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देख रखा होगा तो लेक्चर नंबर 2 अर्थात आज की क्लास को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। ओके बेटा, तो चलिए बिना समय खराब किए आज के कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज आप देखेंगे गति का द्वितीय नियम और तृतीय नियम। उससे पहले हम गति के प्रथम नियम के ऊपर एक बार वापस बात करते हैं। देखो, गति का प्रथम नियम वैसे बहुत सिंपल है। वो ये कहता है, आप लोगों ने कल पढ़ा भी था इसको, गति के प्रथम नियम को हम लोग न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी बोलते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन ने दिया था इसको। इसलिए हमने न्यूटन भाई साहब की फोटो लगा दी है। ये देखिए आप, न्यूटन भाई साहब हमारे सामने हैं। इन्होंने ये कहा था कि अगर एक वस्तु रुकी हुई है, रेस्ट पर है, तो वो वस्तु रेस्ट पर ही रहेगी। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो वस्तु रुकी हुई ही रहेगी। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो वस्तु एक समान वेग से चलती ही रहेगी। इसको बोलते हैं विरामावस्था, मतलब वस्तु रुकी हुई है, विरामावस्था। और इसको बोलते हैं एक समान गति की अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? एक समान गति की अवस्था। तो पॉइंट यह है कि अगर आपकी वस्तु रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, अगर आपकी वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो एक समान वेग से चलती रहेगी, जब तक कि कोई बाहर से उसके ऊपर बल नहीं लगाता। और बल भी किस प्रकार का बल होना चाहिए? असंतुलित बल। तो एक वस्तु विरामावस्था में या एक समान गति की अवस्था को बनाए रखती है यदि उसके ऊपर हम एक बाह्य असंतुलित बल आरोपित ना कर दें। अगर हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दें, अगर हम उसके ऊपर कोई, इसको आप बोल सकते हो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर आप कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक आपकी वस्तु जो है वो ऐसे ही विरामावस्था में रहेगी या ऐसे ही एक समान गति की अवस्था में रहेगी। क्लियर है? बताओ, यहां तक कोई समझने में दिक्कत किसी बच्चे को? ये लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था। ये चीज आपने कहां पढ़ी थी? लेक्चर नंबर 1 में। तो ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 का पहले क्या करवा दिया, आप बोल सकते हैं कि रिवीजन करवा दिया। अब हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम लोग गति के नियम पे बात करेंगे। और हम इस नियम को जो मैंने आपको बताया एक बार पढ़ के देखते हैं। आप लोग बहुत पीपीटी की डिमांड कर रहे थे, अब से आपको पीपीटी प्रॉपर मिलने लगेंगी।
गति का प्रथम नियम, इस नियम अनुसार ध्यान से पढ़िएगा, एक एक स्टेटमेंट को, एक एक लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, मतलब यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो वो स्थिर में ही रहेगी, और यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और मैंने आपको एक अच्छी बात और बता दी, इसमें आप एक चीज ऐड भी कर सकते हैं कि बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। आप यहां पे असंतुलित जो है वो ऐड कर सकते हैं कि बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। ये नियम जड़त्व के नियम, ये नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया ना कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो चलना नहीं चाहती, राइट, और यदि कोई वस्तु चल रही है तो वो रुकना नहीं चाहती। तो सीधी सी बात है कि वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो हर एक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, और उसके गति की अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के इस गुण को हम लोग जड़त्व के गुण के नाम से जानते हैं। तो वही थ्योरी में था कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब जिस भी गति की अवस्था में वो चल रही है वो उसी गति की अवस्था में चलना चाहती है। हमेशा उसकी इच्छा यही है कि वो जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहे। देखो, आप गति के नियमों को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, है ना। मेरी कोशिश ये है कि आप गति के नियम को इतना अच्छे से पढ़ें कि आपके अंदर उस टॉपिक की एकदम बढ़िया वाली फीलिंग आनी चाहिए। मैं एक मैटर सॉल्व कर दूं। बच्चे कह रहे हैं कि क्लास 12th का लाइव स्ट्रीम उनको प्राइवेट दिखा रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। अपकमिंग लाइव स्ट्रीम प्राइवेट दिखा रहा है, ठीक है। मैं एक बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्लास लाइव स्ट्रीम, मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है। मैं सही करवा दूंगा उस चीज़ को, ओके। अगर आपको प्राइवेट दिखा रहा है तो मैं उस चीज़ को सही कर दूंगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल किसी वस्तु की स्थानांतरित गति में परिवर्तन करने हेतु तो आवश्यक कारक है। मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर बल नहीं होगा तो आप वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं कर सकते, आप वस्तु की स्थानांतरित गति में परिवर्तन नहीं कर सकते। गति का प्रथम नियम एक तरह से बल को परिभाषित करता है। क्या है बल की परिभाषा? गति का प्रथम नियम आपको बल की एक बहुत धांसू परिभाषा देता है। गति का प्रथम नियम आपको यह बोलता है कि बल वह कारक है जो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो ये कहां से निकल के आया? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकल करके आती है। समझ में आ गया अच्छे से? कमेंट करके बताइए। आगे बढ़े, चलो अब इधर ध्यान दो। गति का प्रथम नियम के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, और उन एग्जाम्पल्स में से 2 एग्जाम्पल मैं आज और लिख के ले के आया। कपड़ों को झाड़कर धूल को साफ करना। देखो, हमारे घर में एक ट्रेंड है कि जैसे कारपेट होता है ना, पता है क्या करते हैं? कारपेट टाइम के साथ साथ मिट्टी लग जाती है उसके ऊपर, वो धुंधला हो जाता है। यहाँ धुंधला बोलो या फिर ये बोल सकते हो कि धूमिल हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो कारपेट के ऊपर क्या चिपकी हुई है? मिट्टी चिपकी हुई है। अब क्या होता है कि एक ऐसे बैट के साइज का लकड़ी का एक हत्था होता है जो कपड़े धोने के भी काम आता है, उससे कूटते हैं कपड़े को ऐसे खैड़ खैड़। तो वो क्यों करते हैं समझिए। जब इस लकड़ी के हत्थे से, या फिर आप बोल सकते हैं, गंदी बात, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये जो बैट है, इस बैट से जब हम इस कारपेट को हिट करेंगे, जब इस बैट से इस कारपेट पे जोर से मारेंगे तो कारपेट रुका हुआ है, कारपेट रुका रहना चाहता है। मिट्टी के कण रुके हुए हैं, रुके रहना चाहते हैं, परंतु मजबूरी है, आप बल लगा चुके हो, तो अब आपका जो ये कारपेट है, इस कारपेट को अपनी जगह छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब आप कारपेट के ऊपर बल लगाते हो तो कारपेट के ऊपर बल लगाने का नतीजा क्या होता है? जैसे ही आप कारपेट के ऊपर बल लगाते हो, कारपेट आगे की तरफ खिसक जाता है, परंतु जो मिट्टी के कण हैं वो अभी भी जड़त्व के कारण अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी विरामावस्था डिस्टर्ब हो, इसलिए वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जैसे कहने का मतलब समझ रहे हो कि ये आपका एक तरह से आप बोल सकते हैं कारपेट है, ये मिट्टी का कण है। तो जैसे ही आपने क्या किया, कारपेट को हिट किया, कारपेट तो आगे चला गया, परंतु ये जो मिट्टी का कण है
ये अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है, ये यहीं का यहीं रह गया, कारपेट पीछे चला गया तो मिट्टी ऑब्वियसली गिर जाएगी, हट जाएगी, और कारपेट मिट्टी से क्या हो जाएगा, अलग, या आप कह सकते हैं मिट्टी कारपेट से क्या हो जाएगी, अलग। तो कपड़ों को झाड़ करके साफ करना, आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़े लिए आपने, आप कपड़ों को ऐसे झटकते हो, तो कपड़े के झटकते ही क्या होता है, कपड़े के ऊपर तो आप बल लगा करके उसको गतिशील कर देते हो, पर कपड़े के अंदर जो मिट्टी के कण हैं वो अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहते हैं, तो कपड़े के साथ साथ वो नहीं जाते, और कपड़े और मिट्टी के कण अलग अलग हो जाते हैं। दैट्स इट। आया समझ में? ये एग्जांपल क्लियर है सबको? जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं ये इनका मैटर सॉल्व करूं क्लास का एक बार क्या सिस्टम, बताओ जल्दी से, ये एग्जांपल क्लियर करो। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी इस एग्जांपल में, गति के प्रथम नियम में? फिजिक्स की क्लास, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अच्छा, प्राइवेट लाइव स्ट्रीम कर दी थी, ठीक है ठीक है, अभी ठीक कर देते हैं। अभी इस लाइव स्ट्रीम को हम आपके लिए पब्लिक कर देते हैं, ये लो सर, ठीक है, ये लाइव स्ट्रीम हो गई आपकी पब्लिक। ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। तो 12th वाले बच्चे जो परेशान हो रहे थे, जाकर के चेक कर लो, आपकी क्लास जो प्राइवेट थी पब्लिक हो चुकी है। ओके, तो जैसे ही बैट से आपने मारा कारपेट को, कारपेट चल पड़ा, मिट्टी के कण वहीं रुक गए और मिट्टी के कण नीचे गिर जाते हैं। दैट्स इट। कोई समझते हैं किसी बच्चे को यहां तक? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, आगे बढ़े। चलिए, अब हम गति के द्वितीय नियम की तरफ आगे बढ़ेंगे, गति के द्वितीय नियम को अपन समझेंगे, पर उसके लिए पहले मुझे आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझानी पड़ेगी। आराम सुनिए, फील करोगे तो अभी जितनी भी क्लास बची है, गति का द्वितीय नियम ऐसा समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि मजा आ जाए, अंदर से एक ही आवाज आएगी कि सर मजा आया। बट आपको उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो भी बात मैं बोल रहा हूं उसको ठीक से सुननी पड़ेगी, है ना? तो हेडिंग लगाओ समवेग, स्टार्ट वहीं से करते हैं। समवेग, फटाफट हेडिंग लगाओ, पूरा फील करवाऊंगा, पूरा फील करवाऊंगा। एक इमेज डाउनलोड कर रहा हूं आपके लिए, आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा कि आपने अपना 1 घंटा मुझे दिया, 1% भी आपको अफसोस नहीं होगा। बस जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो। संवेग क्या होता है, मैं कुछ फोटोज डाउनलोड कर रहा हूँ आप ही को समझाने के लिए। चलो, संवेग क्या होता है, हेडिंग लगाएं संवेग। हम्म, एक वस्तु का, मान लेते हैं एक वस्तु के पास m द्रव्यमान है, ठीक है। मैं आज कुछ इमेजेस लगवा नहीं पाया था, इसलिए मुझे क्लास में डाउनलोड करनी पड़ी, सॉरी फॉर दैट, आपका थोड़ा सा टाइम खराब हुआ होगा, बट आपको उसके बाद टॉपिक बढ़िया समझ में आ जाएगा इसीलिए। चलिए, m द्रव्यमान की वस्तु है आपके पास, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है, ठीक है। तो संवेग की जो परिभाषा है वो है एक वस्तु का द्रव्यमान गुणा उसका वेग, दैट्स इट। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग p इज इक्वल टू द्रव्यमान m इंटू वेग v, दैट्स इट। इतनी छोटी सी चीज है। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका अगर आप मात्रक देखें तो ऐसा ही मात्रक निकालना बहुत सिंपल रहेगा। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक
किलोग्राम और वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका क्या होगा, SI मात्रक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, संवेग निकालने में कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। अब हम आते हैं गति के द्वितीय नियम पे। बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल के साथ आपको फील करवाएंगे, बस आपको सुनना है ध्यान से। देखो, आप लोगों ने अभी अभी सीखा कि संवेग क्या चीज होती है, राइट। आपने अभी अभी सीखा कि संवेग हम किसको कहते हैं। अब आपका IPL चल रहा है, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट तो एक ही चीज होगी, क्रिकेट। क्रिकेट के अलावा तो क्या ही आपको सबसे अच्छा लगता होगा, है ना। तो IPL चल रहा है, हम लोग उसी की बात करेंगे। आप लोगों ने कभी किसी क्रिकेटर को कैच करते हुए देखा है। क्रिकेटर जो है अपने हाथ की पोजीशन ऐसी रखता है, इस तरह से। जब भी कोई क्रिकेटर को बॉल को कैच करना होता है, वो ऐसी पोजीशन में कैच करता है। आपने किसी भी क्रिकेटर को यह नहीं देखा होगा कि बॉल को ऐसे पकड़ के यूं खड़ा हो जाएगा। वो हाथ को ऐसे रखता है कैच करने के लिए। कोई हाई कैच लेना होता है तो बात अलग है, कोई हाई कैच लेना होता है तो बात अलग है, बाकी वो ऐसे रखते हैं हाथ को, और बॉल उनके हाथ में ऐसे आती है। दूसरी चीज आपने ये नोटिस की होगी कि जब क्रिकेटर या फिर जो आपका फील्डर है वो कैच करता है बॉल को, तो बॉल को कैच करते वक्त वो अपने हाथ को पीछे लेकर के जाता है। ये नोटिस करने वाली बात है, और जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा कि क्रिकेटर या फील्डर जब भी कैच करता है तो अपने हाथ को ऐसे पीछे लेकर के जाता है। ये सब गति का द्वितीय नियम मैं आपको भी समझाऊंगा, बस आप सुनते चाहिए। आपने ये चीज भी देखी होगी कि जो आपका क्रिकेटर है वो अपनी पोजीशन को इस प्रकार का रखता है, या फिर अगर आपका क्रिकेटर या फील्डर इस तरह से रहेगा तो चांस है कि उसके हाथ से कैच छूट सकता है। देखो, पोजीशन आपको हाथ की ऐसे बनानी है, बॉल को कैच करते वक्त हाथ को ऐसे पीछे लेके जाना है। अगर आप यूं खड़े हो गए तो बहुत ज्यादा चांस है कि बॉल आके आपके हाथ से टकराएगी और कैच आपका छूट जाएगा। अब इसके पीछे की फिजिक्स समझते हैं, तब मजा आएगा, तब आपको गति का द्वितीय नियम क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट आ गया टॉपिक में? इंटरेस्ट आ गया कि आज हम ये सीखेंगे कैच कैसे करते हैं ना। चलो ध्यान दो। गति का द्वितीय नियम ये बोलता है कि किसी भी वस्तु पर जो बल होता है वो उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के बराबर। किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो किसी भी वस्तु में जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये गति का द्वितीय नियम बोलता है। कुछ भी समझ में नहीं आया सर? ठीक है, कोई बात नहीं। संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब क्या है? संवेग में परिवर्तन डिवाइड बाय लगा समय। दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर दो। 5 सेकंड में इतना परिवर्तन हुआ तो 1 सेकंड में कितना होगा, वो दर कहलाती है। तो बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर के। ये है गति का द्वितीय नियम। संवेग परिवर्तन की दर का मतलब हुआ संवेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो यहां से निकल के आया F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। अब ये तो गति का द्वितीय नियम है, पर जब तक इसको हम फील नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा नियम क्यों बना हुआ है, क्या चक्कर है इसका। सुनिए, आपकी बॉल कैच होने के लिए आ रही है सामने से। जब आपकी बॉल कैच होने के लिए आ रही है तो उस बॉल का संवेग कितना होगा? देखो, बॉल के पास कुछ द्रव्यमान है और वो अच्छे खासे वेग से आपकी तरफ आ रही है। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, राइट। मान लेता हूं कि आपकी जो बॉल है उसका संवेग कितना है? 100 है, राइट। स्टार्टिंग में जो बॉल आपकी तरफ आ रही है कितने वेग से आ रही है? 100 के वेग से आ रही है, मान लेते हैं संवेग।
मतलब जो ये m इंटू वी है, ये m इंटू वी, या फिर आप बोल सकते हैं प्रारंभिक संवेग, वो कितना है 100 है, मान लेते हैं। जब आप बॉल को कैच कर लोगे तो बॉल आपके हाथ में होगी, बॉल आपके हाथ में होगी, बॉल रुक चुकी होगी, बॉल का वेग 0 हो चुका होगा, तो संवेग भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब आप बॉल को कैच कर लेंगे, जब आप बॉल को कैच कर लेंगे तो कैच करने के बाद बॉल का जो संवेग है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट? सही बात है। आज की ऑर्गेनिक क्लास 11th के लिए भी, कि हाँ जी बिल्कुल है, अभी तो आप ही के लिए चलेगी ऑर्गेनिक, जब अलग अलग होगा मैं बता दूंगा, अभी तो 11th और 12th को साथ साथ करना है, अभी 11th 12th को साथ साथ ही पढ़ना है, ठीक है? अब बात को समझिए, प्रारंभिक संवेग बॉल का 100 है, और जब वो आपके हाथ में कैच हो जाएगी तो वो रुक जाएगी, उसका वेग 0 हो जाएगा, तो द्रव्यमान गुणा वेग, उसका संवेग कितना हो जाएगा 0। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ 100 से 0, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, संवेग में परिवर्तन होना है 100 में से 0। अंतिम संवेग 0 है, प्रारंभिक संवेग 100 है। अगर मैं परिवर्तन की बात करूं तो परिवर्तन चेंज कितने का आना है 100 का आना है, डिवाइड बाय टाइम डेल्टा टी। अब आप चीज को सुनिएगा आराम से। अगर बॉल का संवेग 100 था, मैंने उसको कैच कर लिया, बॉल रुक गई और बॉल का संवेग 100 से 0 हो गया, परिवर्तन 100 का आ गया, 1 सेकंड के अंदर मैंने बॉल को एकदम झटके से रोक दिया, तो अगर यहां पे टाइम 1 सेकंड होगा तो बल कितना लगेगा 100/1 बराबर 100, तो आपके हाथ के ऊपर कितना बल लगेगा 100 न्यूटन का बल लगेगा। सही बात है। इसलिए क्रिकेटर, ध्यान दो इसके ऊपर, इन भाई साहब की गलती पता है क्या है? इन भाई साहब की गलती यह है कि सामने से जो बॉल आ रही थी उसका संवेग 100 था, ये ऐसे खड़े हो गए, बॉल इनके हाथ से टकराई, टकराते ही बॉल का संवेग कितना हो गया 0। कितने टाइम में? एक झटके में। तो बहुत कम टाइम के अंदर संवेग आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया? 100 से 0 हो गया। तो संवेग में परिवर्तन बहुत कम समय में हुआ, तो बल बहुत ज्यादा लगा, इसलिए इन भाई साहब के हाथ में एकदम से चोट लगी और बॉल छूट गई। आप देख सकते हो इन भाई साहब के हाथ जो है वो लाल हो चुके हैं चोट के कारण। एक बच्चा कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा, अभी मैंने समझाया है कहाँ है, अभी तो मैंने समझाया ही नहीं, अभी तो मैं पॉइंट पे आया हूं धीरे धीरे, रुक तो जाओ, थोड़ा सा सुन तो लो आराम से, एकदम थोड़ी आएगा समझ में, अभी समझाना मतलब मैंने टॉपिक खत्म ही नहीं किया, इतना बेसब्रा होना ठीक नहीं है ना। तो बॉल का संवेग 100 है, आपने अपना हाथ बॉल के सामने रख दिया, बॉल का संवेग 100 से 0 हो गया 1 सेकंड के अंदर। 100/1 बल कितना लगा 100, एकदम झटके से हाथ में बल लगा, ठीक है। इसकी जगह केस नंबर 2 पे ध्यान दो। अगर आप इस बॉल, जैसे आपके बॉल आपके हाथ से टकराई, आप अपने हाथ को पीछे लेकर के चले गए, जैसे अधिकतर क्रिकेटर करते हैं, तो बॉल के टच होते ही अपने हाथ को आप ऐसे पीछे लेके जाओ, ऐसे यूं यूं करते हैं वो कैच, ऐसे ऐसे। तो जब वो कैच ऐसे कर रहे हैं, हाथ को पीछे लेके जा रहे हैं, बॉल आपके हाथ से टकराई, उसका संवेग 100 से 90 हुआ, आप हाथ को थोड़ा और पीछे ले गए, फिर वापस टकराई, संवेग 80 हुआ, कम हो गया संवेग, फिर और टकराई और वेग 0 हो गया। ऐसे धीरे 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 आपकी जो बॉल है आपने उसको धीरे धीरे रोका, मतलब संवेग 100 से आपने 0 किया, बट जहां पहले एक झटके में कर दिया था, अब आपने उस काम को करने में थोड़ा टाइम लिया। मान, वैसे ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, फिर भी मान लेते हैं आपको समझाने के लिए कि आपने 4 सेकंड का समय ले लिया बॉल को रोकने में, वैसे ये प्रैक्टिकली होता नहीं है, बट फिर भी मान लीजिए आपने 4 सेकंड का समय ले लिया, तो 100 संवेग में परिवर्तन होने में समय कितना लगा 4 का, तो बल कितने का लगेगा 20 न्यूटन का, पहले की तुलना में कम बल लगेगा और बॉल को रोकना आसान होगा। दैट्स इट। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब कमेंट करो। मतलब सीधी सी बात है, सीधा सा पॉइंट है कि जितना ज्यादा टाइम होगा उतना बल कम लगेगा।
तो हम लोग जो है बॉल को कैच करते वक्त हाथ को पीछे इसलिए लेके जाते हैं ताकि बॉल के संवेग में जो परिवर्तन है उसको होने में समय ज्यादा लगे, और समय ज्यादा लगेगा तो बल कम लगेगा और हमारे लिए बॉल को कैच करना आसान रहेगा, इजी रहेगा ना बॉल को कैच करना हमारे लिए। सर जी हम कैच करते हैं तो हाथ पहले ही पीछे ले आते हैं। तुम कैच करते हो हाथ पहले ही पीछे ले आते हो तो फिर बॉल तुम्हारे हाथ में नहीं आती है। टेक्निक होती है इसी को, इसलिए तो क्रिकेटर हर कोई नहीं बन पाता बेटा, हमें टेक्निक सीखनी पड़ती है, धीरे धीरे आ जाती है। हम तो गली में क्रिकेट खेलते थे, ऐसे जोर से बॉल आती थी, ऐसे बेवकूफ़ों की तरह यूँ खड़े रहते थे, हाथ में लगती थी, उंगली टूटती थी, अपने आप समझ में आता था कि अगली बार पीछे लेके जाना है। वही वाली बात है। नाइन्थ क्लास में इतनी अकल थी नहीं कि कोई इतने अच्छे समझा दे, क्या करें, तो ये वाला मैटर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी बात से। वॉइस इससे तेज नहीं होगी, कर दिया हो तेज, थोड़ा सा बढ़ा दिया वॉइस बस। टाइम ज़्यादा होने से फोर्स जो है, बहुत सिंपल बात है ये, कि टाइम ज़्यादा होने से फोर्स कम लगेगी, यही तो कॉन्सेप्ट है कि टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी। बढ़िया। राइट, डन। और चीज़ें देखें, इसके और एग्जांपल्स देखें अपन। इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। आप लोग कभी किसी फंक्शन में गए होंगे, हम लोग पता है एक बचपन में गेम खेलते थे, ऐसे एक गद्दे के ऊपर दूसरा गद्दा, दूसरे गद्दे के ऊपर तीसरा गद्दा, कभी कभी तीसरे गद्दे के ऊपर चौथा गद्दा, और अपना कमरा होता है ना, घर का कमरा। किसी के नांगड़ में गए हो, नांगड़ का मतलब होता है कि भाई उसके घर में नया घर बनाया बंदे का, और नए घर में वो पूजन, जिसको गृह प्रवेश भी कहते हैं, हमारे राजस्थान में उसको नांगड़ कहते हैं। तो किसी के नांगड़ में जाते थे तो हम एक गेम जरूर खेलते थे, घर खाली होता था नांगड़ में, सामान ज़्यादा जमाया नहीं होता है। ये आपका कमरा है, कमरे में ऊपर ऐसे एक बुकारी होती है, इस तरह से बुकारी में सामान रखते हैं। अब आजकल बुकारियाँ कम बनती है वैसे घरों में, बट फिर भी मान लेते हैं ये बुकारी है। हम एक गेम खेलते थे कि गद्दा, एक गद्दे के ऊपर दूसरा गद्दा रख दिया, दूसरे के ऊपर तीसरा गद्दा रख दिया, तीसरे के ऊपर चौथा गद्दा रख दिया, और यहाँ बुकारी में खड़े होकर के हम इसके ऊपर कूदते थे, धड़। फिर दूसरा बंदा जाएगा, फिर दूसरा बंदा इसके ऊपर कूदेगा, धड़। फिर तीसरा बंदा आएगा, तीसरा इसके ऊपर कूदेगा, धड़। तो कूदने पर अगर हम डायरेक्ट जमीन के ऊपर कूद जाए तो हमारा सर खुल जाएगा, राइट, और वो हमारी जिंदगी का आखिरी गृह प्रवेश होगा। सही है। बट हम गद्दे लगा करके कूदते हैं तो हमें इतना फील नहीं होता और मजे आते हैं। रीजन क्या है, जैसे ही मान लो आपका संवेग 100 था, जैसे आप जमीन से टकराते हो तुरंत आपका संवेग 0 हो जाता है। तो संवेग परिवर्तन एक झटके में होता है, खटाक से। बल बहुत ज्यादा लगता है, F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। ये बहुत कम होता है तो ये बहुत ज्यादा लगता है, और सर खुल जाता है, खून निकल जाता है, आदमी मर जाता है। और यही गद्दे के ऊपर कूदेगा, तो गद्दे के ऊपर कूदेगा तो धीरे धीरे गद्दा दबेगा, तो टाइम लगेगा, तो धीरे 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 आप रुकोगे, मतलब आपका डेल्टा टी गद्दों से ज्यादा हो जाएगा। डेल्टा टी ज्यादा हो जाएगा तो एफ कम हो जाएगा, बल कम लगेगा और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सही है, खेला है आपने ये गेम। बल के बारे में और बातें करेंगे, बल का ऐसा ही मात्रक, सीजीएस मात्रक, ये सब अपन देखेंगे, है ना, समय आने पे, चिंता मत करो। अभी तो मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता क्लियर कराऊँ, यहां तक बताओ पहले, समझ में आया कि भैया अगर आप टाइम बढ़ा दोगे तो बल कम लगेगा। एक एप्लीकेशन तो ये होगा इसकी। एक और एप्लीकेशन बताऊं, आपने अपनी गाड़ी में, जिसको आप शॉकर कहते हो, एक स्प्रिंग लगी हुई देखी होगी ऐसी, ट्रेन के अंदर आपने देखी होगी, आप ट्रेन का भी देखना, ट्रेन के बॉटम में ऐसी बहुत सारी स्प्रिंग लगी हुई होती है। पता है क्या होता है, जब भी हम किसी धचके में से गुजरते हैं, किसी खड्डे में से या स्पीड ब्रेकर के ऊपर से, तो एकदम से मोमेंटम, एकदम से गाड़ी का संवेग चेंज होता है। अगर ये स्प्रिंग लगी हुई होगी तो ये स्प्रिंग धीरे धीरे दबती है और धीरे धीरे खुलती है, संपीड़ित धीरे धीरे होती है, और बाद में अपनी पुरानी अवस्था में भी धीरे धीरे आती है। तो टाइम ज्यादा लगता है, और टाइम ज्यादा लगता है
तो आपको अच्छे से पता है कि स्प्रिंग जो है वो गाड़ी में दचके आने पर टाइम को बढ़ाने का काम करती है, और अगर टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपको अंदर जो है ज़्यादा धचके फील नहीं होंगे, और आपको सिंपली आप गाड़ी में बैठे रहोगे। जिस गाड़ी के शॉकर अच्छे होते हैं उसमें ये अच्छा लगा हुआ होता है सस्पेंशन, और जिसके शॉकर खराब है उसका ये स्प्रिंग खराब हो चुकी है, इसलिए आप जैसे ही गाड़ी के किसी धचके में आ रही है गाड़ी, भाट भाट आवाज आ रही है और आपको अंदर तकलीफ हो रही है। इसलिए जितनी भी चेयर्स बनाते हैं उन सब में अपन स्प्रिंग ज़्यादा लगाते हैं, अच्छी अच्छी स्प्रिंग्स। आप कभी नाई की दुकान गए हो, नाई की चेयर में क्या होती है, स्प्रिंग होती है, आप ऐसे बैठते हो आपको ऐसे उचकू उचकू फील होता है। गति का द्वितीय नियम, टाइम बढ़ाएंगे बल कम लगेगा, आपको ऐसा लगेगा आप कंफर्टेबली बैठ गए हो, और ये लोहे की कुर्सी में बैठे ऐसे उचक करके लगता है पीछे कुछ हुआ है ना। ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए। एक बच्चा बोल रहा है मैं ट्रेन में हूं, बढ़िया है, तो ट्रेन में एक काम करो, गर्दन निकाल के देख लो, है ना, तो ध्यान से देखना पोल से गर्दन कट नहीं जाए आराम से। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही देख लो बाहर से। चेन्नई एक्सप्रेस का शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है। जब ट्रेन रुकेगी आराम से समोसे लेने उतरोगे ना, चाय लेने उतरोगे, उस समय देख लेना। अभी चलती ट्रेन में से मुंडी निकाल के देखा सामने से पोल आ गया, ऐसा सोच के भी डर लगता है। ठीक है बेटा, तो ट्रेन जब रुके चाय वाय लेने उतरो, तब जो है देख लेना। क्लियर हो गया गति का द्वितीय नियम। तो अब अपन आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर। एक और चीज बता दूं मैं आपको, तो F इज इक्वल टू क्या निकल करके आ गया, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। अब उम्मीद करता हूं कि आपको गति का द्वितीय नियम का अच्छे से फील आ गया होगा, फीलिंग आ गई होगी आपके अंदर गति के द्वितीय नियम की, राइट। चलो अब अपन आते हैं एक चीज पर, इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु है, वो u वेग से चल रही है, इसके ऊपर अपन ने F बल लगाया, और F बल लगाने पर इसका वेग u से बदल करके v हो गया, सही है। तो प्रारंभिक संवेग कितना था, pi, प्रारंभिक द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक वेग m इंटू यू था। प्रारंभिक संवेग कितना था, मान लेते हैं m इंटू यू था। अंतिम संवेग, जब वस्तु पर बल F लगा दिया अपन ने, तो अंतिम संवेग उसका वेग v हो गया, तो अंतिम संवेग क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू वेग m इंटू v। समय, ये सब होने में कितना समय लगा, डेल्टा t समय लगा ये सब होने में, राइट। मतलब संवेग को m u से m v होने में कितना समय लगा, डेल्टा t समय लगा। अब अपन अगर बल का फॉर्मूला लिखें तो वो होगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। संवेग में परिवर्तन कितना है, डेल्टा p है, समय कितना लगा, डेल्टा t लगा। संवेग में परिवर्तन, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग डिवाइड बाय डेल्टा टी, सही है ना। संवेग में परिवर्तन को कैसे लिखेंगे अपन, pf माइनस पी आई। अंतिम संवेग m इंटू वी, प्रारंभिक संवेग m इंटू यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। m कॉमन ले लीजिए, v माइनस यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। वेग में परिवर्तन अपॉन समय, चेक कर पा रहे हो आप, ये क्या लिखा हुआ है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। वेग बाद में भी हो गया, पहले यू था, तो वेग में परिवर्तन अपॉन समय क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, m इंटू ए एम ए। बट ये F बराबर एम ए की इक्वेशन जितनी आपको आसान दिख रही है ना, ये एक्चुअल में उतनी आसान है नहीं। जितनी आसान आपको दिख रही है बेटा जिंदगी में, ये उतनी आसान है नहीं, अच्छी खासी टफ है ये चीज। कल की क्लास में आप सीखोगे F बराबर एम ए कैसे अप्लाई करते हैं। खैर इक्वेशन समझ में आ गई। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन। क्लियर, आगे बढ़े। चलो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं अपन, वो बताता हूं मैं आपको। F बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, सही है। और किसी क्षण पर लिखे इसको अपन, तो F बराबर क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt। क्योंकि dp अपॉन dt का मतलब क्या होता है, p में परिवर्तन समय के सापेक्ष।
पी में परिवर्तन समय के सापेक्ष। आगे सुने। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर एक वस्तु m द्रव्यमान की है और v वेग से चल रही है तो संवेग p का फॉर्मूला क्या होगा, mv, राइट। तो ये पता है क्या है, ये है संवेग में परिवर्तन की दर। अब यहां p की जगह m इंटू वी रखिए तो f बराबर क्या हो जाएगा, d बाई डी टी। p की जगह रख दीजिए m इंटू वी। m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, m कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, dv अपॉन dt। dv अपॉन dt क्या होता है, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष। dv अपॉन dt क्या है, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बहुत घोंट घोंट के पिलाया हुआ है कि a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, राइट। तो इस हिसाब से ये a के बराबर है तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू ए एम ए, राइट। तो ऐसे भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब ये नियम किस प्रकार चलता है, ये नियम ऐसे है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग की परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। मतलब दिया इस तरह से गया था कि जो उसके संवेग, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती है आरोपित बल F के, इस तरह से इसको दिया गया था। अब हुआ क्या कि जब भी अपन समानुपातिकता हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट का मान यहां पर 1 था। ये बात किसने बताई, ये मैंने नहीं बताई, तुमने नहीं बताई, ये न्यूटन ने बताई, क्योंकि कंसेप्ट न्यूटन का था। तो न्यूटन ने कहा कि यहां पर जो समानुपातिक स्थिरांक के आ रहा है उस के का मान कितना है, 1 है। उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद पूरा डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ पे करवा रखा है। अब इसी डेरिवेशन को अगर आप वेक्टर के रूप में लिखना चाहो तो हर जगह आप वेक्टर लगाते हुए चलिए, हर जगह आप वेक्टर लगाते हुए चलिए, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। जो जो भी वेक्टर राशियां हैं उनके ऊपर आप वेक्टर लगाते हुए चलिए, लास्ट तक फॉर्मूला आपका निकल करके आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। और अदिश रूप में लिखेंगे तो सिंपल F बराबर एम ए। यस और नो, क्लियर हुआ। तो मेरा कंसेप्ट इस तरह का नहीं होता कि कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है उसको दिमाग लगाना पड़े या उसको रटना पड़े। मेरा कंसेप्ट इस टाइप का होता है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो आप इंजॉय करें उस चीज को। सही है बात, क्लियर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से एम ए आ गया। अब एक बात डिस्कस करते हैं, आप में से कुछ बच्चे कह भी रहे थे कि यहां से फॉर्मूला आ रहा है F इज इक्वल टू एम ए, तो बल का SI मात्रक क्या होगा। बल का SI मात्रक, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो पूरी चीज है इसको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर परिभाषित करना चाहे, यदि 1 किलोग्राम की वस्तु, 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वो 1 न्यूटन के बराबर। 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जितने बल की आवश्यकता है वो 1 न्यूटन। सही है। और अगर इसी का सीजीएस मात्रक देखें, समझिएगा बात को, सीजीएस मात्रक देखें तो किलोग्राम की जगह आएगा ग्राम, मीटर की जगह आएगा सेंटीमीटर। सेकंड तो एसआई में भी टाइम का सेकंड होता है, सीजीएस में भी सेकंड होता है। इसको बोलते हैं डाइन, डायन नहीं, वो वाली डायन नहीं, इट्स डाइन, DYNE। और आप लोगों ने चैप्टर नंबर सेकंड में एक यूनिट से दूसरी यूनिट में संबंध निकालना सीखा था। वहां आपने निकाला था 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। जो बच्चा भूल गया है मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा आपको कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन हमने कहाँ किया था। जिसको याद होगा उसको याद होगा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर सेकंड में इस चीज को ड्राइव किया था। जिन जिन बच्चों को याद है आप हाथ ऊपर कीजिए, राइट। जिन जिन बच्चों को याद है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ हमने ड्राइव किया था वो बच्चे हाथ ऊपर कीजिए।
क्लियर है? मैंने बहुत सिंपल पढ़ाया बेटा आज, अभी तो चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, कल बहुत जबरदस्त तरीके से चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी तो बहुत हल्की हल्की बातें बताइए आपको। चलो इनको पढ़ लो फटाफट। कि बल एक सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन या फिर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सीजीएस मात्रक है ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको डाइन भी कहते हैं। गति की विमाएं आप निकाल ही लोगे। गति का द्वितीय नियम बल का परिमाण में मात्रक बताता है, सही है। यदि अब ये चीज ये आने वाले समय में आपको पता चलेगी, ये नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको दिखाई देगा कि इस पॉइंट का क्या मतलब है, बट बहुत जल्दी ये पॉइंट आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम जब रॉकेट का प्रक्षेपण पढ़ेंगे तो रॉकेट के प्रक्षेपण में फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभी टाइम लगेगा, बट ये पॉइंट यहां पे आना चाहिए था, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है। ओके, तो ठीक है, फिर कहानी मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। आज की क्लास में आपने बस यही सीखा कि गति का द्वितीय नियम संवेग संबंधित किस प्रकार से है। संवेग की परिभाषा को आपने बहुत अच्छे से समझा। संवेग की परिभाषा को दिल से लगाने के बाद आपने गति के द्वितीय नियम की फीलिंग ली कि गति के द्वितीय नियम का एक्चुअल में फीलिंग क्या है, और क्रिकेट इसका बेस्ट एग्जाम्पल था। फिर आपने ये सीखा कि गद्दों पे कूद के अपन कैसे जान बचाते हैं। फिर आपने ये सीखा कि गाड़ियों में स्प्रिंग का क्या रोल है, और उसके बाद आपने फॉर्मूले को थोड़ा सा एडजस्ट करके इस नतीजे तक आप पहुंचे कि F इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड नियम में यहां से आया F बराबर एम ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के बारे में कल बहुत मजा आने वाला है। अब तक जो आपने पढ़ा वो 10th क्लास की चीजें थी, बट कल से आप जो पढ़ोगे वो रियल 11th है। कल की क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस फॉर्मूले का बहुत गंदे तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले। मजा आ जाएगा कल आपको। ये वीडियो कैसा लगा, गति का द्वितीय नियम समझ में आया कि नहीं आया, ये चैप्टर की स्टार्ट आपको कैसी लग रही है, पीपीटी वगैरह आपको पसंद आ रही है, पैटर्न पढ़ाने का आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सारी बातें आपको कमेंट करके बतानी चाहिए, क्योंकि आप लोग बताओगे तो हमें पता चलेगा, उसके हिसाब से हम आपको कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। राइट, तो IIT JEE के आपके अगर ख्वाब हैं तो ये चैनल आपकी पूरी मदद करेगा। बस आपको एक ही काम करना है कि इस चैनल को पूरा सपोर्ट देना है, वीडियोस को रेगुलरली देखना है, और जो भी चीज़ मैं रिवाइज करने के लिए बोलूँ वो रिवाइज करके जरूर आना है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय जय, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में F इज इक्वल टू एम ए के धांसू पोस्टमार्टम के साथ। बाय, जय हिंद। और अभी तक आपने बैच नहीं लिया है तो आप नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके बैच ले सकते हैं।